स्क्रीन को चालू कर। अच्छा, बैठिए, तेजी से शांत हो जाइए। और रोशन सर को थोड़ा आने में लेट है, तो हमारे क्लास के बाद रोशन सर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज रोशन सर का क्लास है, थोड़ा आने में उनको विलम्ब हो गया है, तो हमारे क्लास के बाद उनका क्लास होगा। तो रोशन सर का क्लास होगा। याद करते हैं कि ना? करते हैं? पूछे? अच्छा रुकिए, पूछ ही लेते। दीजिए तो आप जवाब, खड़ा होइए। कोई पीछे से मत बोलिएगा, समझे कि नहीं समझे? सवाल पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वाले दोस्तों भी सवाल पर ध्यान दीजिएगा और जवाब मन ही मन देने का प्रयास कीजिएगा। क्या एब्सेंट थे? नहीं बनना है दरोगा? बोल रहा एब्सेंट है। बैठ जाओ, हिम्मत नहीं तुमको दरोगा बनने का, बैठो। करो जाइए आप। अरे पहले हिम्मत तो नहीं है ना जी, सवाल से पहले डर रहा है। जो विद्यार्थी हमारे सवाल से डर गया, वो परीक्षा के सवाल से तो कोहराम मच जाएगा उसके शरीर का। समान सा सवाल पूछते, ठीक है। एब्सेंट थे, 10 दिन क्लास नहीं किए, सुनेगा बोर्ड? नहीं। चलिए, आप याद करते हैं कि ना? बोलते हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसकी 2 विशेषता को बताइएगा। कोई पीछे से मत बोलिएगा। कोई भी 2 विशेषता जो आपको याद आ रहा हो प्लाज्मा अवस्था की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कब से क्लास कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। आपसे अलग सवाल पूछते हैं, ठीक है। आप बताइए कि डाल्टन तो बहुत सारी बात बताया कि नहीं बताया? उसका जो एक बात जो गलत हो गया बाद में, क्या? नाभि का चर्चा तो रदरफोर्ड के बाद आया है, डाल्टन पे हम हैं। एक बात जो डाल्टन का गलत हो गया, क्या? नहीं नहीं, डाल्टन अभी हम बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में है। याद आ जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। परमाणु अभाज्य है, ये गलत हो गया, ये तो सरमान कथन है। चलिए, धीरज कुमार चौधरी का जवाब सही सही आ रहा है, ठीक है। कराओ ये तो है, आप कराओ ये तो। बहुत लिखते हैं आप, देखते हैं कितना याद करते हैं। अब कहिए कि परमाणुकता जो होती है, किसी एक तत्व की परमाणुकता 4 होती है। किस तत्व की परमाणुकता 4 होती है? किस यौगिक की परमाणुकता 4 होती है? पीछे से कोई नहीं बोलिएगा। एक तत्व जिसकी परमाणुकता 4 होती है, एक यौगिक जिसकी परमाणुकता 4 होती है। पीछे से कोई नहीं बोलिएगा। बैठ जाइए, यहीं लिखते हैं रच रच के। खड़ा हो जाइए। हाँ, कहिए अणु का परिभाषा। हाँ, वेरी गुड, जवाब आ गया। बैठ जाइए। परमाणु ही मिलकर अणु का निर्माण करते। ठीक, कहिए जी, आप लोग याद करते हैं कि नहीं?
ए हल्ला कोई नहीं करेगा, देखो हल्ला कोई नहीं करना है। याद करते हैं कि ना? कराओ जाइए आप। दो तीन क्लास हुआ है। कल क्लास हुआ तो नहीं। हल्ला क्या करते हैं? हल्ला मत करिए, हल्ला करने से कोई फायदा है? आए अच्छा कहिए, उस्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी गुड, बैठ जाइए। उस्मा निकलता है, उस्मा छेपी है। बहुत स्थिति गड़बड़ है। अभी जिनको जिनको सवाल का उत्तर देने में दिक्कत हो रहा है, उसको गारंटी लिख कर देते, दरोगा नहीं होने वाला है, वो नहीं वाला नहीं है। इस तरह पढ़िएगा दरोगा। क्या बोले थे कि क्वेश्चन साथ साथ याद कीजिए। अब भी मौका है, बहुत कुछ हाथ से नहीं गया है, अभी परीक्षा का डेट भी नहीं आया है, इसलिए मौका हाथ में है। अब क्या चाहते हैं कि वैसे छोड़ दे? तो आज से सुधर जाइए दोस्तों, आज से, नहीं तो बहुत लफड़ा में पड़ जाएगा। पढ़ने वाला का कमी नहीं है मार्केट में। आपको लग रहा है कि हम तो 6 घंटा पढ़ते हैं, कोई 10 घंटा पढ़ करके भी पगला रहा है कि 12 घंटा क्यों नहीं हो रहा है। ये बात को आप समझिए। और आज से प्रश्नों को याद करिए, जो नहीं याद है उसको आज से शुरू कर दीजिए। अभी भी मौका है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। रोशन सर भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं, हम भी 4-5 चैप्टर दोनों सब्जेक्ट में लिए हैं। अब भी मौका है, तुरंत वहां पर पहुंच सकते। तो क्या कसम खाते हैं कि नहीं याद करेंगे? याद करेंगे एकदम। कम से कम क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं वो तो याद करना है ना। है फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4 नहीं होती है। फास्फोरस के बारे में आप भूल जा रहे हैं। अब बहुत कहेगा ऑप्शन पर तो मारिए देंगे, ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे, ठीक है। अब फास्फोरस के लिए ऑप्शन चाहिए, ध्यान रखिए, पूरा रटिएगा ना तब भी आप ऑप्शन पर जो है मार सकते हैं। हल्का फल्का रटिएगा तो ऑप्शन भी नहीं इधर आएगा। 24 नंबर, 24 नंबर पाइए। 23 तक हो गया है, 23 तक हो गया है ना। 24 पर आइए। कसम सब खा रहे हैं कि नहीं? 24 नंबर कसम खा लीजिए कि जितना क्वेश्चन हो गया है अब उसको 100% याद कर लेना। आज की रात याद कर लेना है, तय कर लीजिए। आज रात याद होगा तकर बाद सोएंगे, नहीं याद होगा तो भर रात जग कर याद करेंगे तब सोएंगे। आइए 24 पर, निम्नलिखित में कौन उष्मा छेपी अभिक्रिया है? उष्मा छेपी, एक एक बात को समझिए, क्लास में बहुत ध्यान दीजिएगा अच्छा से, तो 80 से 90% क्लास में याद होगा। उष्मा छेपी एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उष्मा की उत्पत्ति होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की उत्पत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत होता है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी यानी कि इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक यानी कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है।
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में उष्मा की भी उत्पत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण करके कंप्लीट करे अभिक्रिया, तो उसे कहेंगे उष्माशोषी। अब इससे पहले आप जान गए कि जितना भी अपघटन अभिक्रिया हो सबका सब क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कि अभिकारक होते हैं केवल एक, अभिकारक होते हैं केवल एक। तो ऐसे जितने भी अपघटन अभिक्रिया है, जितने भी अपघटन अभिक्रिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सब के सब क्या होता है? उष्माशोषी होता है। यानी एक ही रिएक्शन एक से अधिक प्रकार के रिएक्शन को परिभाषित कर सकता है। यह अभिक्रिया अपघटन भी है और यह अभिक्रिया उष्माशोषी भी। सभी के सभी अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? उष्माशोषी होता है। और इसके विपरीत जो संयोजन अभिक्रिया पर, जैसे कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल। ये कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ये कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया में निश्चित ही हल्का न हल्का उष्मा की उत्पत्ति हो ही जाती है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एकदम पूरा गर्म रहेगा, गर्म। ये भी अभिक्रिया जो होगा ये पूरा का पूरा मतलब उष्मा की कुछ उत्पत्ति करेगा। हाइड्रोजन जलता तो बहुत ज्यादा उष्मा की उत्पत्ति होता है। तो लगभग जो संयोजन अभिक्रिया है उसकी प्रकृति क्या होती है? उष्माक्षेपी होती है। और अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है? बात समझे कि नहीं समझे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की उत्पत्ति हो उसे क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? संयोजन अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट हो केवल एक, प्रोडक्ट हो केवल एक, अभिकारक दो से अधिक भी हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट केवल एक। तो जहां एक प्रोडक्ट बन रहा है समझिए वहां पर कुछ ना कुछ उष्मा जरूर उत्पन्न हुआ होगा और वो क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। अपघटन अभिक्रिया समझ गए ना, जिसमें अभिकारक होते हैं केवल एक, एक अभिकारक है तो वो अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है? अब इसका मतलब यह नहीं कि जो अपघटन होगा वही उष्माशोषी होगा, और भी रासायनिक अभिक्रिया उष्माशोषी हो सकता है, और भी कई रासायनिक अभिक्रिया उष्माशोषी हो सकता है। लेकिन यह भी याद रखिए कि अपघटन उष्माशोषी ही होता है, लेकिन केवल अपघटन उष्माशोषी होता है ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह संयोजन की प्रकृति उष्माक्षेपी होती है, लेकिन केवल संयोजन की ही प्रकृति उष्माक्षेपी होती है ऐसा भी कोई बात नहीं है। और भी कई रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्माक्षेपी हो सकती है। अब रासायनिक समीकरण देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी है, लेकिन रासायनिक समीकरण देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि अपघटन है कि संयोजन है, और उससे अंदाजा लगा लेंगे उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। नहीं तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए? उष्माक्षेपी उष्माशोषी। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ईंधन का दहन। देखिए जब भी दहन होता है उष्मा की उत्पत्ति होती ही होती है। दहन भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया भी। श्वसन, श्वसन तो जानते हैं सजीव के शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो एटीपी के रूप में होती है वो किसके दौरान? तो श्वसन के दौरान तो उष्मा की उत्पत्ति होती ही होती है सजीवों के शरीर में एटीपी के रूप में। तो श्वसन भी उष्माक्षेपी है। कंपोस्ट का बनना भी उष्माक्षेपी है। कंपोस्ट के निर्माण में मीथेन जैसे गैस बनते हैं और फिर वे उष्मा की उत्पत्ति के स्रोत बन जाती हैं। तो ईंधन का दहन भी उष्माक्षेपी है, श्वसन भी उष्माक्षेपी है, कंपोस्ट का बनना भी उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी उसे कहते हैं जिसमें उत्पत्ति होती है। अधिकांश संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति भी उष्माक्षेपी होती है। अधिकांश संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति भी। अब कहिए, सब कुछ तो समझ गए हैं, अब घर पर जाकर रैक पर रख दीजिएगा तो याद होगा। एक बार रिवीजन की मांग करता है अभी यह क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन की प्रकृति घूम सकती है परीक्षा में, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो बता रहे हैं आपको। दूसरा पर आए, बताइए बताइए, पहले पढ़िए। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माक्षेपी होता है। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माशोषी होता है।
दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? अब आइए पहले समझ लेते हैं विस्थापन कहेंगे किसको। हम संयोजन अभिक्रिया समझ चुके हैं, अपघटन समझ चुके हैं, उष्मा छेपी उष्मा शोषी भी समझ चुके हैं ना। 4 रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब आइए समझते हैं किसको? विस्थापन अभिक्रिया। किसको? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए मान लीजिए यह है फेरस सल्फेट और यह अभिक्रिया करेगा किससे? जिंक से। फेरस सल्फेट अभिक्रिया करेगा जिंक से। अब यहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है कि नहीं याद है? याद है ना। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद लिथियम। ठीक है, लिथियम। लिथियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम, उसके बाद बेरियम या मैग्नीशियम। देखिए ये यहां पर 3 2 5 1 6 मेटल है। 6 मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम सोडियम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम लोहा, लोहा से कम निकेल। ठीक है, निकेल से कम सीसा। बस इतना याद रखिए, काम चलने लगेगा। ठीक है, हाँ, सीसा के बाद टीन। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, सीसा, टीन, यह है रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब सोडियम के तुलना में पोटेशियम तेजी से रिएक्शन करेगा, लिथियम की तुलना में सोडियम तेजी से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम की तुलना में लिथियम तेजी से रिएक्शन करेगा। और आप सभी मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज जानना चाहते हैं तो उसके लिए पेरियोडिक टेबल पढ़ना जरूरी है, तब हम सारे तत्वों का रिएक्टिविटी सीरीज समझ सकेंगे। तो पेरियोडिक टेबल आएगा ही आगे, तो आप विस्तार से समझ जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज को। लेकिन इतना को तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें समझना है डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, सीसा। अब आइए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। फेरस सल्फेट अभिक्रिया किससे करेगा? जिंक से। इसमें लोहा कम अभिक्रियाशील है, किससे? लोहा कम अभिक्रियाशील है, किससे? यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं ना, वो कम अभिक्रियाशील वाले का अधातु वाला ग्रुप छीन लेता है। जिंक जो है इसका सल्फेट छीन लेगा, लोहा का सल्फेट छीन लेगा, क्योंकि जिंक लोहा से ज्यादा रिएक्टिव है, लोहा से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने इसका सल्फेट छीन लिया, लोहा को कर दिया मुक्त। लोहा को क्या कर दिया? मुक्त। यही कौन अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ठीक उसी तरह मान लीजिए सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड की प्रक्रिया किससे हो जाए? क्लोरीन से हो जाए तो हेलोजन का रिएक्टिविटी फ्लोरीन से कम अभिक्रियाशील क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया हो रही क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, किससे? ब्रोमीन से। अब क्लोरीन कहेगा ब्रोमीन हट जाओ, सोडियम हमारा है, और ये बन जाएगा क्या? अब ब्रोमीन को कर देगा फ्री, ब्रोमीन को फ्री। हेलोजन भी डायटोमिक होते हैं। हेलोजन क्या होते हैं? डायटोमिक होते हैं। बैलेंस करिएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? उसी तरह मान लीजिए कि आप कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवा दीजिएगा मैग्नीशियम से। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा दीजिएगा? अब मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील की कैल्शियम?
कैल्शियम, तो ये अभिक्रिया इनके बीच होगी ही नहीं, यहां पर अभिक्रिया नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को छीनने नहीं देगा क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया संपन्न हो सकती है? नहीं संपन्न हो सकती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? वही सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अब पूछेगा सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम के साथ हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि पोटेशियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम से। सोडियम इसका नाइट्रेट छीन लेगा और सोडियम को क्या करेगा? मुक्त कर देगा। क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। क्लियर बात समझ गए ना? ये कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किन परिस्थितियों में होगा और किन परिस्थितियों में नहीं होगा, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक डिस्प्लेस होना जरूरी है। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया, बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करवा दे। अब इनके बीच किस तरह का रिएक्शन होगा? तो बेरियम खींच लेगा किसको? क्लोरीन को। और सोडियम खींच लेगा किसको? सल्फेट को। अब कहिएगा कि ये खींच काहे लेगा? क्योंकि धातु होते हैं धनात्मक, अधातु वाला होते हैं ऋणात्मक। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसलिए खींच लेता है। धातु अधातु एक दूसरे को खींच लेंगे क्योंकि दोनों पर आवेश अलग अलग होते हैं। तो ये अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। और यह रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं अंदाजा लग रहा है ना आपको? अब बता सकते हैं, मान लीजिए हमने सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा देंगे। अब बता सकते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा? सबसे पहले कॉपर उसका खींचेगा नाइट्रेट, और कॉपर की बैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, और फिर बन जाएगा दोस्तों सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट। क्लियर हो गया? हाँ, पकड़ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अच्छा, यहां पर बताइएगा तो क्या बनेगा? फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा रहे हैं, बताइए क्या बनेगा? फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करवा रहे हैं, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? लोहा खींचेगा किसको? सल्फेट को। और हाइड्रोजन किससे मिलेगा? सल्फर से बनेगा हाइड्रोजन। पकड़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट? कोई दिक्कत हो रहा है? यह है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो विस्थापन समझे जी? कितने प्रकार के विस्थापन? विस्थापन अभिक्रिया कभी कभी हो भी नहीं भी हो सकता है। जान गए ना किन परिस्थितियों में नहीं होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट किन परिस्थितियों में होता है, कैसे होता है, समझे कि नहीं समझे? अब फॉर्मूला लिखने में तो दिक्कत नहीं होगा, वो भी समझा चुके हैं। क्या आशा है कि आप भूल गए होंगे? ठीक है, कुछ लोग मैथ्स का स्कोर बता रहे हैं। ठीक है बाबू, अपना जिंदगी बना लो और उसके बाद गांव में स्टेडियम बनाकर मैच करवाना। 26 क्या पढ़ने का भी समय नहीं है। ज़्यादा समय रहता तो हम इधर उधर कर भी सकते थे, समय कम है। आपको पढ़ने के अलावा कुछ भी जाइएगा दरोगा खो दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। ऑक्सीजन जा रहा है एल्युमिनियम के पास, जा रहा है ना, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। यही है आपका क्या? यहाँ देखिए प्रोडक्ट कितना है, तो ये कौन होगा? संयोजन।
यहां पर देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? जब आपको सीधा विस्थापन पूछ रहा है तो सिंगल वाला का उत्तर देंगे, डबल वाला उत्तर नहीं होगा। अब कहिएगा ये भी तो विस्थापन है, नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये तो अपघटन है, ये क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया कौन है? ए है विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़े। हाँ क्या बोले? उष्माक्षेपी उष्माशोषी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अधिकांश की प्रकृति उष्माक्षेपी ही होती है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हो सकता है, लेकिन जब तक रिएक्शन में बता नहीं दिया जाए तब तक हम पता नहीं लगा सकते उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। ठीक है ना? अब देखिए उष्माशोषी जो होता है बहुत कम ही ऐसी अभिक्रिया है जो उष्माशोषी है। अधिकांश अभिक्रिया जो होती है उष्माक्षेपी ही होती है, यानी कुछ ना कुछ उष्मा की उत्पत्ति हो ही जाती है अधिकांश अभिक्रियाओं में। तो बहुत कम ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जो उष्माशोषी है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति उष्माक्षेपी ही होती है। क्लियर हो गया? धातु के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम मोनोऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन में जानते हैं कि एक एनोड होता है यानी कि धनात्मक, एक क्या होता है? कैथोड होता है। डीसी इलेक्ट्रिक का उपयोग करके इस यौगिक को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस कहां मुक्त होती है? अब देखिए इसका विद्युत अपघटन होगा तो ये यौगिक टूट जाएंगे। धातु हमेशा क्या बनाते हैं? धनात्मक। और अधातु हमेशा क्या बनाते हैं? ऋणात्मक। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का 2 है। अब जो ऋणात्मक होते हैं वो किधर भागेगा? धनात्मक के पर भागेगा। और जो धनात्मक होते हैं ऋणात्मक पर भागते हैं। तो जब भी धातु का ऑक्साइड का विद्युत अपघटन होगा तो धातु बना लेंगे धन आयन, ऑक्सीजन बना लेंगे ऋण आयन। जो ऋण आयन बनाएंगे वो निश्चित तौर पर एनोड की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक धनात्मक के पास चला जाएगा। और जो धातु होंगे वे हमेशा कैथोड पर आ जाएंगे। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो एल्युमिनियम जाएगा कैथोड पर, ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर। सोडियम मोनोऑक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे, सोडियम जाएगा कैथोड पर, ऑक्सीजन आएगा एनोड पर। कैल्शियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा एनोड पर, कैल्शियम जाएगा कैथोड पर। तो ऑक्सीजन गैस कहां मुक्त होते हैं? एनोड पर। धातु कहां मुक्त होते हैं? धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन होगा एनोड पर और धातु होगा कैथोड पर, धातु होगा कैथोड पर। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा, आप समझ चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट? बताइए कौन? सी नंबर। देखिए यहां पर प्रोडक्ट एक है तो यह कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर एक एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये क्या है आपको? एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर दो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, यही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये भी आपका कौन अभिक्रिया? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माक्षेपी या उष्माशोषी? उष्मा। नेक्स्ट, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर, अमोनिया को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो नहीं जलता है, तो फिर और बहुत ऑक्सीजन लाते हैं तब ये जलता है। यानी ऑक्सीजन की बहुत अधिकता में अमोनिया जलता है और जलकर बनाता है नाइट्रोजन गैस। कौन गैस बनाता है? नाइट्रोजन गैस बनाता है। कौन गैस बनाता है? नाइट्रोजन गैस बनाता है। नाइट्रोजन गैस बनाता है। 6 दूनी 12। तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन गैस बनता है? नाइट्रोजन बनता है। कौन गैस? हाँ। और अमोनिया, अमोनिया ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की अधिकता में, ऑक्सीजन की अधिकता में पीली लौ
लौ का मतलब फ्लेम, पीली लौ के साथ जलता है। अमोनिया को जब ऑक्सीजन की अधिकता में जलाते हैं तो जलने का जो फ्लेम का रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन गैस बनता है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन गैस बनता है। क्लियर? चलिए, एक सोनू कुमार का मद्य निषेध में हो गया है, रिप्लाई कीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब अच्छा से जॉब करिएगा। अब मद्य निषेध में क्या होता है जनता को तो पता है क्या? तो आप कुछ अलग लाइन खींचने का कोशिश कीजिएगा और हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना है। क्या? नागरिक के जीवन को बेहतर, हमको जहाँ तक अंदाज है कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी सरकारी पद पर हो, आप मध्यम मार्ग अपनाकर ही नागरिक के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तीस नंबर, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का उष्मीय विघटन करने पर, यानी उष्मा देकर अपघटन कराने पर क्या क्या प्राप्त होता है? तो बनता है लेड मोनोक्साइड, ये लेड ऑक्साइड नहीं, मोनोक्साइड पढ़ते हैं इसको, और बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बनता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? तो लेड नाइट्रेट का उष्मीय अपघटन कराने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। ठीक है ना? बैलेंस करिएगा, 2 लगेगा तो यहां भी 2 लग जाएगा, तो फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 4 दूनी 8, 2 10, 2 12। ठीक है, हो गया बैलेंस। तो लेड नाइट्रेट का उष्मीय अपघटन करने से क्या क्या बनता है? लेड मोनोक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का उष्मीय विघटन करने पर क्या बनता है? तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। बैलेंस करिएगा, 2 यहाँ पर लग जाएगा तो 2 यहाँ भी लग जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर? या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का उष्मीय विघटन करने पर क्या बनता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उष्मीय विघटन करने पर क्या बनता है? तो बनता है K2MnO4, K2MnO4, MnO2 और O2 बनता है। और इसे पढ़ते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इसे क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। बैलेंस करिएगा तो यहां 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 2 6, 2 8, हो गया बैलेंस। क्लियर? ये सब पूछे हुए प्रश्न इसीलिए बता दिए, और सब में कॉमन बात देख रहे हैं, कौन गैस निकल रहा है? ऑक्सीजन। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। कभी 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 दे देगा निम्नलिखित में किस यौगिक को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलेगा? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करिएगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करिएगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करिएगा तो भी ऑक्सीजन गैस निकलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करिएगा तो पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। क्लियर? बात समझ गए? ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? उष्मीय विघटन ही हो रहा है। सब क्या हो रहा है? उष्मीय विघटन हो रहा है। लेड नाइट्रेट का उष्मीय विघटन पर ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोरेट का उष्मीय विघटन पर ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम परमैंगनेट के उष्मीय विघटन पर ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम नाइट्रेट के उष्मीय विघटन पर ऑक्सीजन गैस।
इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस कैसे करते? अनुभवों के मतलब अनुमानों के आधार पर, ठीक है ना, अनुमानों के आधार पर। अब जहां तक हमारी बात है तो हम बहुत लंबे समय तक पढ़ा रहे हैं, बहुत बैलेंस यादो हो गया हमको कि यहाँ 2 लगेगा यहाँ 4 लगेगा, तो थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है। जितना ज़्यादा रिएक्शन से 2-4 होइएगा उतना आपके लिए बैलेंस करना क्या हो जाएगा, आराम होते जाएगा। अचानक आप बैलेंस करने लगिएगा, नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने हो जाएगा। आगे बढ़े। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डबल डिस्प्लेसमेंट होने का पूरा चांस है क्या के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, बता सकते हैं कोई? किस प्रकार की होगी? सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, अरे यहां पर तो विस्थापन दिया है, यहां पर हो जाएगा क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर बात यहां है क्या कि ये जो देख रहे हैं ना, ये है आपका क्षार लवण कौरे, और ये है आपका अम्ल, ये है आपका लवण। तो जब भी अम्ल और भस्म या क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार या अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो वो एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके उदासीन बन जाते, न्यूट्रल बन जाते, और इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अम्ल और भस्म के बीच की जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया कर कर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने का मतलब pH मान 7 हो जाना। इसका pH मान 7 से कम है, इसका pH मान 7 से अधिक है, लेकिन अभिक्रिया करके ये जो बना है इसका pH मान 7 है, यानी उदासीन हो गया। तो इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये विस्थापन नहीं है, ये उभय विस्थापन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। उदासीनीकरण के साथ साथ यह और किस प्रकार का रिएक्शन है? उभय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? बात समझ गए? अभी तुरंत इसको गर्म किए हैं कौन? ऑक्सीजन। अंधेरा कायम काहे हो गया? 33 नंबर आ गया। लाइन बहुत काटता है, जब से जो ऑटोमेटिक बिल किया है तो और ज्यादा घातक हो गया है। 33 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार किए। कर रहे हैं आप लोग विचार? बहुत सारे अभिक्रिया से तो रूबरू करा दिए हैं आपको क्या? तो यहां पर देखिए बता रहा है कि उष्मा निकल रहा है, यानी ये उष्मा छेपी है, और उसके साथ साथ संयोजन है। प्रोडक्ट की मात्रा संख्या कितनी है? एक। प्रोडक्ट की संख्या, तो वो क्या होगा? और रिएक्शन में दे दिया गया है कि उष्मा भी निकल रहा है, तो यानी कि उष्मा छेपी। क्लियर है? दोषी पंखा को इधर कर दीजिएगा। संयोजन उष्मा छेपी। 34, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यहां पर तो विस्थापन हो रहा है जी, हो रहा है ना। ये तो उभय विस्थापन है, लेकिन उभय विस्थापन ऑप्शन में नहीं होने के कारण क्या देंगे? आप देख रहे उभय विस्थापन हो रहा है ना। 2 ऑक्सीजन में से एक निकलकर नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकलकर ऑक्सीजन के पास, तो यहां विस्थापन हो रहा है। फेरस सल्फेट, ध्यान दीजिएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट के विलयन में लोहा
फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा को निम्नलिखित में कौन धातु विस्थापित करेगा? तो फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा को वही विस्थापित करेगा जो लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील है। लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है। टीन हो गया, चांदी, कॉपर लोहा से कम अभिक्रियाशील, बहुत कम अभिक्रियाशील है। क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों, रिएक्शन वाला चैप्टर है, हो सकता है कि एक बार में पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, इसलिए ऑनलाइन वीडियो फ्री करके रखेंगे। इसको फ्री करके रखिए, एक बार और क्लास करने का मौका मिलेगा, एक बार और कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, रिएक्शन वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं कि नहीं याद नहीं करना इसको। अब बिल्कुल आपको याद होगा, बहुत आसान सा चैप्टर है यह, बस एक बार में दिक्कत हो रहा है, एक बार और क्लास देख लेना है। 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया की क्या पहचान है? कि अभिकारक होगा एक, अभिकारक होगा और नहीं है, तो ये ए नंबर, ये संयोजन है। ए नंबर संयोजन अभिक्रिया, प्रोडक्ट की संख्या केवल एक है। क्लियर हो गया? शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन है, शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन है, क्योंकि पचने का मतलब होते हैं कि भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड 2 नहीं लगेगा, दोनों का वैलेंसी 1। सिल्वर को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में, अच्छा गाढ़े भूरे रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही इस पर उष्मा जाएगा सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या आएगा? उष्मा, और इससे सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाता, अलग अलग हो जाता है। क्लियर हो गया ना? तो सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है कि ताकि वे सूर्य के प्रकाश के उष्मा से बचा रहे। अब सूर्य के प्रकाश के उष्मा से ये गाढ़े भूरे रंग किस तरह सुरक्षा देता है? तो गाढ़े भूरे रंग जो है ना, सूर्य के विकिरण का एक अच्छा परावर्तक होगा। क्या होगा? उस पर गाढ़े भूरे रंग पर जो सूर्य का रेडिएशन पड़ेगा वो परावर्तित हो जाएगा, अवशोषित नहीं होगा। क्या हो जाएगा? हाँ, कोई भी गहरा रंग जो है ना वो अच्छे परावर्तक होते हैं। क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए उसे कहाँ रखते हैं? निम्नलिखित में कौन उष्मा छेपी है जिसमें उष्मा की उत्पत्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी कहते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस है, इसका मतलब ये उष्मा शोषी है। यहाँ पर प्लस इतना जूल यानी कि उष्मा, इसमें देखिए अभिकारक में ही उष्मा दे दिया, ये भी उष्मा शोषी है, ये भी उष्मा, इसमें यहाँ पर माइनस दे दिया, ये भी उष्मा शोषी है। केवल यही उष्मा छेपी है क्योंकि इसमें उष्मा की उत्पत्ति हुई है, इसमें उष्मा की उत्पत्ति। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं एडवांस मैथ का क्लास कब से होगा? एडवांस मैथ दरोगा, एडवांस मैथ कब से पूछने लगा? एडवांस मैथ वही ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, सब अलजेब्रा, उसके दरोगा बनने के लिए उतना वो पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। एडवांस मैथ जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का, तो मुक्त होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करिएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर हो गया? अब मोल को पहचानना सीख गए समीकरण देखकर, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात, हाइड्रोजन कितना मोल, ऑक्सीजन आगे में जो संख्या रहता है वही बताता है किसके बारे में?
मोल के बारे में कल के क्लास में बताए थे। तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मोल का अनुपात होगा 2:1, 2:1। क्लियर? देखिए कुछ लोग 1:2 मार रहे हैं, संतोष कुमार नहीं होगा, 2:1 होगा। बैलेंस करिए पहले, तब जाकर मोल का सही अनुपात पता लगेगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ऐसा होगा जिसका रंग कैसा होता है? नीला। कि जलीय विलयन में लोहे के अंश को डुबाया जाता है। 30 मिनट के बाद कहिए यहां रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। क्या इनके बीच रिएक्शन होगा? क्यों होगा? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो लोहा कर लेगा सल्फेट को कॉपर से अलग, और कॉपर क्या हो जाएगा? अब फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो अब कहिए रंग में परिवर्तन कैसा होगा? नीला से, यानी बेस्ट ऑप्शन नीला से हल्का हरा। क्लियर हो गया? कर समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO, इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी, वॉयलेट। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, कभी कभी पूछ देगा कि जल में पोटेशियम परमैंगनेट को डालने पर जल का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। और ये जल में घुलनशील भी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है। ये कह देगा पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय घोल का रंग कैसा होगा? चलिए अब करें साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डालने पर रंग में क्या परिवर्तन होगा? तो बैंगनी से रंगहीन, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के जलीय विलयन में जब साइट्रिक अम्ल डालेंगे तो उसका बैंगनी रंग उड़ जाएगा और वो हो जाएगा कलरलेस, यानी कि रंगहीन। क्लियर? कभी कभी साइट्रिक अम्ल नहीं देगा, सीधा कहेगा पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में नींबू का रस डालने पर उसका रंग परिवर्तन कैसा होगा? क्योंकि नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होते हैं। तो कभी कभी साइट्रिक अम्ल नहीं देकर यहां पर नींबू का रस दे देगा। क्लियर? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर रंग परिवर्तन किस प्रकार होगा? नारंगी से। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? नारंगी होता, ऑरेंज कलर, यानी इसका जो वास्तविक कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय घोल का, वो क्या होता है? नारंगी। और जब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? हरा। ये भी रटने का चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, नारंगी से हरा। अब कहिएगा क्वेश्चन में दूसरा गैस दे देगा तो क्या करेंगे? नहीं देगा। अब तक यही दो प्रश्न आए रंग परिवर्तन से। निम्नलिखित में किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता? पता लगा सकते हैं किनके बीच विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा? फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर डालेंगे, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लोहा से कम अभिक्रियाशील है, तो नहीं हो सकता, यहीं पर नहीं होगा। और लगता है सब में नहीं होगा। मैग्नीशियम को भिड़ा रहा है एल्युमिनियम से, होगा? नहीं, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। सोडियम को भिड़ा रहा है कॉपर से, नहीं होगा। इन सभी स्थितियों में विस्थापन अभिक्रिया नहीं संपन्न होगा। विस्थापन अभिक्रिया तब संपन्न होते हैं जब यौगिक के धातु से कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु अभिक्रिया करे, जैसे लोहा से जिंक अभिक्रिया करेगा तब होगा, सोडियम या पोटेशियम करेगा तब होगा, लेकिन लोहा से कम अभिक्रियाशील धातु रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? नेक्स्ट, मैग्नीशियम का एक फीता नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। मैग्नीशियम
नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होती है जी? नाइट्रोजन का 7 होता है ना, 3 Mgn2। नाइट्रोजन का वैलेंसी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी। फार्मूला कैसे बनता है पता है ना, कि वो भी भूल गए हैं, कुछ सब कुछ भूल गए हैं, तब भी दरोगा संभव है। बस आज से प्रण कर लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा? और कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा? वही करेगा जो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, और कॉपर से ज्यादा लोहा अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु का जो क्रम है, ये सब धातु बहुत कम अभिक्रियाशील है। बहुत कम अभिक्रियाशील धातु का रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने में है, ठीक है ना। तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी तेल घी वाले खाद्य पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए बाहरी पदार्थ जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। कोई भी चीज जो सड़ता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्यों होता है? तो वातावरण में ऑक्सीजन ही बहुत ज्यादा है, 21% ऑक्सीजन की फितरत है, वो सबसे अभिक्रिया करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है वो ऑक्सीकरण को रोक देता है, यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोक देता है। जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोके उसे ही कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? कौन है जी? हाँ, जो जलना दहन बात पर्यायवाची वाला है ना है जी। हर जलना दहन है और हर दहन जलना है, ये भी है नहीं। कभी कभी बिना जलने की वाली प्रक्रिया भी दहन होती है, जैसे श्वसन भी एक क्या है? दहन। दहन उसे कहते हैं जिसके दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होता है, यानी कि हर तरह के पदार्थों का जलना, किसी भी चीज का जलना दहन है, लेकिन हर दहन जलना नहीं है। श्वसन दहन है, लेकिन श्वसन में जलने की प्रक्रिया नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना? काली चूना नहीं, कली चूना होता है दोस्तों, यहां पर मिस्टेक है। कली चूना क्विक लाइम और जल के बीच जब अभिक्रिया होती, देख लीजिए बहुत चर्चित अभिक्रिया है। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। कली चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हो रही है? जल से हो रही है। किससे हो रही है? तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? और बनता है क्या? ऊष्मा, ठीक है ना। यह अभिक्रिया आप भी देखे होंगे। अब मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं ना, चूना का ढेला। चूना का ढेला क्या है? अब फिर उसको किस में डालते हैं? तो क्या बनता है? ऊष्मा उत्पत्ति होती है ना। अगर आप चूना को जल में डाले होंगे, देखे होंगे कि जल में जो है फटफटाहट उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। तो यह अभिक्रिया संयोजन है, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक हो गया है। संयोजन के साथ साथ ऊष्मा छेपी भी है। क्लियर हो गया? तो चूना, और इसको कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं क्या? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और यह अभिक्रिया संयोजन है, ऊष्मा छेपी है। यहां तो दूसरा कुछ पूछ रहा है। काली चूना अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देती नहीं, पर्याप्त ऊष्मा को, ये बी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। अभिक्रिया याद हुआ?
किसी ताजा तेल को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन। अब कहीं नाइट्रोजन का क्यों उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन किसी से अभिक्रिया नहीं करता। नाइट्रोजन इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करता है, अभिक्रिया करता है लेकिन बहुत विशेष परिस्थिति पर। साधारणतया नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और नाइट्रोजन गैस कहीं पर भर दिए, नाइट्रोजन गैस कहीं पर भर दिए, तब वहां पर ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन वहां पर पहुंचेगा ही नहीं। अब बिना ऑक्सीजन का कुछ भी खराब होगा नहीं। चिप्स कुरकुरे सबके पैकेट में भी कौन गैस भरे जाते हैं? नाइट्रोजन। क्यों? तो पहली बात बहुत सस्ता है, क्योंकि वातावरण में ही 78% है, निकालते रहिए, इस नाइट्रोजन सटने वाला है नहीं, तो बहुत सस्ता है नाइट्रोजन गैस। और दूसरा कि नाइट्रोजन गैस भर दिए तब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा और ऑक्सीकरण नहीं होगा, खाद्य पदार्थ लंबे दिनों तक सुरक्षित रहेगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो किसी ताजा तेल को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। किस गैस का? क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और कहीं पर नाइट्रोजन गैस भर देने पर अब वहां पर ऑक्सीजन जाने का रास्ता बंद हो जाता है, फलस्वरूप ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती नहीं है और कोई भी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ यानी कि क्रिस्टलीय पदार्थ और हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है, ठीक है ना। और ये हल्के रंग के रवेदार पदार्थ, हरे रंग का रवेदार पदार्थ है फेरस सल्फेट, जिसके साथ 7 जल के अणु लगे होते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा। और यही है आपका हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ, यही आपका हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ। जब इसको गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं? गर्म, तो बनता है फेरस ऑक्साइड, बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका जल जो है उड़ जाता है, निकल जाता है बाहर। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये किस प्रकार का गैस है? दम घोटू गैस है। ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड अगर शरीर के भीतर चला गया, ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड शरीर के भीतर चला गया, तो फिर समझिए फरफरा कर मौत हो जाती है। अभिक्रिया आपके सामने में है, कहिए किस प्रकार की अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, क्योंकि अभिकारक की संख्या है केवल एक, उत्पाद एक से अधिक। बैलेंस करिएगा तो यहां पर 2 लग जाएगा और यहां पर ये मेल नहीं खा रहा है, तो पहले इसको हटा दीजिए, क्योंकि जल अपने आप अलग होता है। अब बैलेंस हो रहा है। एक कह रहा कि अब नौकरी हो गया है, घूमने जा सकते हैं। अरे नौकरी हो गया, दरोगा मौका है जी। हाँ, आजकल 1.5 लाख रुपया महीना नहीं कमाएंगे, ठीक से जिंदगी नहीं चलेगा, ठीक है। बाबन इसलिए दरोगा बनिए, दरोगा बहुत मास्टर बनकर पगला जाता है, ठीक है। मास्टर बन गए, पढ़ाई लिखा किताब बेचना चालू कर दिया, नहीं, पढ़ाई करते रहना है। और मास्टर बन गए तो एकदम आपको समझिए ईश्वर ने अफसर लिखना भाग में लिखा है, क्योंकि मास्टरी का नौकरी करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 बजे तक स्कूल में रहना है, उसके बाद भर दिन पढ़ना है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। 52 नंबर भाखरा चूना। ये भाखरा चूना क्या होता है? अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं भाखरा चूना। कि जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने से दीवार की चमक बढ़ती है? तो सबसे पहले जानिए कि जब हम चूना से पुताई करते हैं तो यही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। और जब
घरों की पुताई करते चूना से, देखिएगा चमक तुरंत नहीं आता है, 2-3 दिन बाद चमक आता है। तो इसका क्या कारण है? तो हमने पुताई किया किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे पुताई किए हुए वातावरण के, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? रिएक्शन। हमारे वायुमंडल में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे करता है रिएक्शन। रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और बनता है क्या? जल। जब ये परत का निर्माण होता है रिएक्शन के उपरांत, तब जाकर दीवार में क्या आती है? चमक आती है। क्योंकि ये परत आपका किसका परत बन गया? संगमरमर का परत बन गया। तो पुताई जब हम करते हैं तो तुरंत चमक घर पर नहीं आती है, 1-2 दिन बाद आती है। उसका कारण यही रिएक्शन है। आपने इससे पुताई किए, यह जो है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके जब कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनाता है, तब जाकर अभिक्रिया होता है। रिएक्शन बैलेंस है जी, CO3 2 ऑक्सीजन H2O। चलिए बैलेंस है। नहीं सर, जल बैलेंस नहीं है, नहीं ना, बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड का, द्रवित, ये क्वेश्चन शायद बन जाएगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड, इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं, कहिए क्या होगा? तो सोडियम धनात्मक आयन बनाएगा, क्लोरीन ऋणात्मक आयन। धनात्मक वाला कहां जाएगा? कैथोड पर, ऋणात्मक वाला एनोड पर। यही होगा। तो सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त होंगे और क्लोरीन एनोड पर, यानी बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। चलिए, एक कुंदन कुमार जी हैं, फिजिक्स का क्लास कब हुआ और सिविक्स का कब? अरे कब देख रहे हैं, कुछ फिजिक्स का भी होगा, धरफड़ा काहे रहे, एकाएक सब कुछ शुरू कर दें। सब कुछ का क्लास होगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर चल रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। 54, एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिए हैं। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड में याद रखना होगा 8 जल के अणु जुड़े होते हैं। थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला गया, थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं। मिश्रण को कांच के छड़ से चला गया। अच्छा, यहां पर अभिक्रिया कैसी होगी? तो पहले बेरियम खींचेगा किसका? क्लोरीन, बेरियम क्लोराइड बनेगा। उसके बाद अमोनिया गैस निकलेगा और उसके बाद क्या बनेगा जी? उसके बाद क्लोरीन ले लिया, अमोनिया, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या निकलेगा? जल निकलेगा। और ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी। आपको याद रखना पड़ेगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के बीच किस तरह की अभिक्रिया होती है? उष्माशोषी। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम साइनाइड के बीच भी अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिसमें बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल बनता है, ये अभिक्रिया जो है 8 जल को निकाल देते हैं। ये अभिक्रिया जो है उष्माशोषी होता है, जिसके कारण ये वातावरण से उष्मा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा और परख नली को स्पर्श करने पर हमें ठंडक की अनुभूति होगी, क्योंकि ये बाहरी उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो उष्मा अवशोषित होगा, कहीं से निकलेगा तो वहां क्या उत्पन्न होगा? ठंडक उत्पन्न होगा। क्या होगा? ठंडक। परख नली ठंडक हो जाएगा। क्लियर हो गया? रिएक्शन समझ गए? कभी कभी दे देगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम साइनाइड के साथ, तो भी उत्तर क्या होगा? बी। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के बीच जो भी अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? उष्माशोषी होती है। उष्माशोषी होती है। निम्न में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यहां पर आयन होगा, आयन प्राप्त होता। बिल्कुल नहीं, तो गलत है। जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, न कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। यही गलत है, बिल्कुल गलत है।
सिल्वर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? तो यह अभिक्रियाशील नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाता है, बिल्कुल पृथक हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन सल्फर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यह क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और सल्फर को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। यह भी सही है। पोटेशियम क्लोराइड के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर एक अविलय सफेद अपक्षेप बनता है, बिल्कुल ये भी सही है। यहां पर अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अब यहां पर एक चीज है, अपक्षेप। अपक्षेप क्या होता है जानते हैं? जब रिएक्शन हो किसमें? विलयन में, प्रोडक्ट बन जाए ठोस, तो उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन हो रहा है विलयन में, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है ठोस, तो उस ठोस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिएक्शन हो रहा है जलीय माध्यम में, विलयन जलीय माध्यम है, लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है ठोस पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप को नीचे के तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के नीचे तीर लगा हुआ है तो समझिए वो ठोस पदार्थ है और वो क्या है? अपक्षेप है। जब अभिकारक की अवस्था द्रव हो, सभी अभिकारक की अवस्था द्रव हो, अब प्रोडक्ट एक ठोस पदार्थ बन रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप। अपक्षेप समझे कि नहीं? अभिक्रिया जलीय माध्यम में, अभिक्रिया द्रव माध्यम में, या अभिक्रिया विलयन में हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या बने? ठोस, तो उस ठोस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। और अपक्षेप को नीचे के तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, नीचे के तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। जहां नीचे तीर दे दिया गया, समझिए वो क्या बन गया? अपक्षेप बन गया। क्या बन गया? अपक्षेप। तो गलत कौन है? क्योंकि जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है? और जानिए हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन ये धन आयन भी बना सकता है और ऋण आयन भी बना सकता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? बहुत लोग कमेंट कर रहा नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज को तो क्लियर कर रहे हैं और शुरुआत में बोल दिए हैं कि एक बार और दोस्तों इसको देखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि रिएक्शन वाले चैप्टर अब बहुत दिन से ना उल्टाए हो और एकाएक हमारी क्लास में आ गए, तो हो सकता दिक्कत होगा। और पहले ही बता दिए थे, अणु, परमाणु और आयन को जब तक आप नहीं समझिएगा, रिएक्शन को नहीं समझिएगा, इसीलिए वो चैप्टर पहले ही करवा दिए। पिछला चैप्टर का रिवीजन नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, या हो सकता कभी कभी क्लास लेट से ज्वाइन करता, आधा घंटा क्लास को हो गया तब आ रहे हैं, तब प्रश्नों को देख रहे हैं, तब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? समझने वाली बात आधा घंटा पहले हो गया है। ये भी होता है कभी कभी। आप लोग को आ रहा है समझ में? दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए अच्छा, ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट ले लेते हैं सबका। क्या सबको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत को समझ में आ भी रहा है? रट जाना है ना, ऐसे प्रश्नों को रटने में भी दिक्कत होगा। इस चैप्टर को समझना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, पढ़ना वर्णन तो कर बहुत सही समझ रहे हैं। धनंजय कुमार तांती, रट जाना है। तनु क्या है? एक, अच्छा तनु क्या हो सकता है? एक कहीं कहीं पर तनु, कहीं कहीं पर सांद्र। तनु यानी कि डाइल्यूट और सांद्र यानी कंसंट्रेट। डाइल्यूट और कंसंट्रेट, इसमें क्या अंतर है? तो तनु का मतलब है जल अधिक, सांद्र का मतलब है जल। विलयन में जल की मात्रा अधिक है तो वो, विलयन में जल की मात्रा कम है तो वो सांद्र। जैसे कि हम कहते हैं तनु, HCl का तनु विलयन, HCl का तनु विलयन, यानी विलयन में जल ज्यादा है, HCl कम है। और HCl का सांद्र विलयन, HCl का सांद्र विलयन, यानी इस विलयन में जल कम है, HCl ज्यादा है। जल कम है, HCl ज्यादा है। क्लियर हो गया ना?
तो तनु और सांद्र का मतलब समझ गए ना। तनु का मतलब जल अधिक, सांद्र का मतलब जल कम, सांद्र का मतलब जल कम। क्लियर। अब सवाल पर आए। सवाल में कुछ नहीं है। सवाल को जो ये जो भीषण रूप से इतना बड़ा किया गया है बिल्कुल उलझाने के लिए। सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना। छोड़ दीजिए प्रश्न को, कहिए कौन ऑप्शन सही है, बताइए पढ़ के। भी सही है कि नहीं है। और रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि नहीं ए सी डी गलत है। कह रहा है कि जिंक और एल्युमिनियम दोनों समान रूप से क्रियाशील, ऐसा है। एल्युमिनियम जिंक के तुलना में अधिक क्रियाशील, ऐसा है। एल्युमिनियम जिंक के तुलना में अधिक क्रियाशील है, ये भी यही सही है दोस्तों, ये सही है, सी सही है। जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है, गलत है। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। जिंक और एल्युमिनियम दोनों अक्रिय है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी के एल्युमिनियम जिंक से तुलना में अधिक क्रियाशील है। रिएक्टिविटी सीरीज बताए ना। हाँ, एल्युमिनियम के बाद नंबर आता है किसका, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा। एल्युमिनियम से अधिक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अधिक बेरियम, बेरियम से अधिक कैल्शियम, कैल्शियम से अधिक लिथियम, लिथियम से अधिक सोडियम, सोडियम से अधिक पोटेशियम। तो एल्युमिनियम जिंक के तुलना में अधिक क्रियाशील है। प्रश्न पढ़ने का कोई जरूरी है यहाँ पर, ऑप्शने को पढ़ के सही ऑप्शन पता लगा लिए, फिर भी प्रश्न को पढ़ देते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा किया गया है प्रश्न को, कुछ है नहीं दम। एल्युमिनियम के साफ पत्थर जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाला। एल्युमिनियम का साफ पत्थर जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया। लगभग 20 मिनट बाद एल्युमिनियम के पत्थर को जब बाहर निकाला जाता है तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जम गई थी। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है जिंक का सल्फेट क्या करेगा, खींच लेगा और जिंक को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। यानी एल्युमिनियम पर किसकी परत चढ़ गई, सल्फेट की परत चढ़ गई, इसीलिए उसका रंग क्या हो गया, धूसर हो गया। इसका मतलब यह है कि एल्युमिनियम जिंक के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील। नेक्स्ट, अब इसमें ऑप्शन पढ़िए, छोड़िए प्रश्न को, कहिए कौन ऑप्शन सही है। तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तीनों ऑप्शन में यही ना सही है। अब प्रश्न अब जो कहिए क्या करे सिल्वर ना। अब प्रश्न पर भी आ जाते हैं थोड़ा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की तार लटकाने पर तांबे, अब यहां पर रिएक्शन होगा तो कॉपर क्या करेगा, नाइट्रेट छीन लेगा और एजी को क्या कर देगा, यानी सिल्वर को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। क्यों? तो तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। क्लियर हो गया। तो जब ऑप्शन में दो धातु की क्रियाशीलता का जिक्र किया गया हो तो उसमें प्रश्न से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद था, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहता तो इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं और इस प्रश्न को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल रूप में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन है रासायनिक अभिक्रिया। तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना। यहां पर उच्च ताप पर गर्म करने पर यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा किसके बीच, कॉपर ऑक्सीजन के बीच, कॉपर ऑक्सीजन। पेट्रोल को खुली हवा में छोड़ना भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सी, हाँ सॉरी CO होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है बताइएगा दोस्तों, क्या है?
विस्थापन है ना कि द्विविस्थापन है? एकल विस्थापन है, क्योंकि सल्फेट उठकर यहां से यहां आया तो ये विस्थापन है, एकल विस्थापन। अब एकल नहीं है तो विस्थापन ही होगा आंसर हमारा। द्विविस्थापन तो यह नहीं है, द्विविस्थापन नहीं है, अपघटन भी नहीं है, संयोजन भी नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, बिल्कुल सही है। एंटीमनी के चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता, बिल्कुल। एंटीमनी इसका संकेत होता है Sb। देखिए कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही जलता है, कोई भी गैस ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही जलता है। क्या हुआ जी? हाँ, नशा वशा नहीं करते हैं? लग रहा है एकदम बेहोश जैसे। याद हो रहा है? ध्यान दीजिए, कम से कम नोट नहीं तो प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। आपको लग रहा था कि आप सो रहे हैं। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, कोई भी पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य गैस की उपस्थिति में भी जलते हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में नहीं जलेगा, ऑक्सीजन में तो वो जलेगा ही जलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहने पर नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी मैग्नीशियम जल सकता है। वही बात है एंटीमनी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगाएंगे बिल्कुल ये जलेगा, लेकिन एंटीमनी क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी जलता है, ये भी सही है। जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाती है, नहीं, गलत। क्लोरीन गैस से भरे पात्र में ले जाने पर नहीं बुझती है, जलती ही रहती है। तो ये तीसरा कथन गलत है, सही है कौन? एक और याद रखिएगा, मोमबत्ती को नाइट्रोजन गैस से भरे पात्र में रखने पर वह जलती ही रहती है। हालांकि उससे काली स्याही बहुत ज्यादा निकलने लगता है, लेकिन वो बुझती मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे पात्र में रखने पर वो बुझती नहीं है, वो जलती ही रहती है, वो जलती ही रहती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जन कर सकता है? याद रखिएगा, पोटेशियम। कौन? मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस में जलता है, एंटीमनी क्लोरीन गैस में जलता है, और पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी जल सकता है। यहां तीन बात आप समझिए, मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जल सकता है, एंटीमनी क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जल सकता है, और पोटेशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जल सकता है। नेक्स्ट, सॉरी, पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जल सकता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। लेकिन जिस ताप पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, उसी ताप पर पुनः अमोनिया टूट करके क्या बनाने लगता है? यानी कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें अभिकारक उत्पाद बनते हैं, और उसी तापमान पर उसी परिस्थिति में उत्पाद भी क्या बनने लगते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, यानी अभिकारक उत्पाद बनाए। उत्पाद क्या बनाए? अभिकारक बनाए। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल ये है, समझे कि नहीं? जहां पर ये रिएक्शन है, इस तरह का सिंबल है, समझिए वहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। क्लियर? हालांकि बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जिसमें इस तरह का होता है। क्लियर हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट में भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करिए, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाई
अब फिर उसी टेम्परेचर पर रिएक्शन करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगता है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या रेट ऑफ आ रहे उसका, उससे भी प्रश्न है जुड़ा हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोनों दिशाओं में जो होता है उसे हम कहते हैं क्या? एक ही दिशा में अनुत्क्रमणीय। अब आप कहिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब शुरू होगी तो कभी भी खत्म होगी, हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिस्थिति क्या है देख लिए ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब शुरू होगा तो कभी खत्म होगा? खत्म न होगा। अभिकारक उत्पाद बनेगा, उत्पाद अभिकारक बनेगा, होते रहेगा यह काम। तो जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है उसको खत्म करने के लिए प्रोडक्ट को तुरंत वहां से हटाना पड़ेगा। जिसमें अमोनिया बनना, तुरंत यहां से अमोनिया को निकाल दीजिए, नहीं तो फिर वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को खत्म करने के लिए प्रोडक्ट को अभिक्रिया क्षेत्र से तुरंत हटा लिया जाता है। और जब प्रोडक्ट एक से अधिक हो तो अभिक्रिया क्षेत्र से केवल एक प्रोडक्ट को ही हटा लेने पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्लियर बात समझ गए? चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो गया, वो कौन है? कॉपर है। क्योंकि लोहा का रंग उजला होता है, एल्युमिनियम का रंग उजला होता है, मैग्नीशियम का रंग उजला होता है। एकमात्र धातु सोना है जो पीले रंग का होता है, और कॉपर जो है लाल रंग का होता है। थोड़ा भूरे रंग, चमकदार भूरा रंग ही कर सकते हैं, पूरी तरह तो लाल नहीं होता। जैसे पित्तल आप देखे हैं ना, उसमें 70% तांबा ही है, तांबा के रंग ही पित्तल शो कर रहा है। तो कॉपर है यह। लोहा का भी रंग क्या होता है? उजला। अब कहिएगा आप दैनिक जीवन में जो लोहा देख रहे हो लोहा नहीं है, स्टील है, उसमें कार्बन मिलाकर बेचा जा रहा है। वो शुद्ध लोहा का रंग उजला ही होता है, पिटवा लोहा का रंग। सभी धातुएं श्वेत रंग की ही होती है। एकमात्र धातु सोना है जो पीले रंग की होती है, एकमात्र धातु कॉपर है जो चमकदार भूरे रंग की होती है या लाल रंग की होती है। बाकी सभी धातुएं चांदी की तरह सफेद होती है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो उसे विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में पोटेशियम डालने पर अभिक्रिया तो होगी ही होगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम से भिड़ रहा है, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहां पर देखिए ये है द्रव माध्यम में, जबकि ये किस माध्यम में? ठोस। तो जब अभिकारक की अवस्था अलग अलग हो, एक द्रव अवस्था में और एक ठोस अवस्था में, तब इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। बस समझ गए ना? तो जब अभिकारक की अवस्था अलग अलग हो, जब अभिकारक की अवस्था अलग अलग हो, तब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि में विषमांगी अभिक्रिया होती है। अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि में नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है किससे? और बनाता है क्या? अमोनिया क्या बनाता है? अमोनिया। बैलेंस करिएगा तो यहां 2 आएगा, 3 दूनी 6, यहां 3 लगेगा। तो हाइबर विधि में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही क्या है? तो दोनों का तो अवस्था सेम है, तो ये विषमांगी नहीं है, ये समांगी अभिक्रिया है। इसलिए ये कथन आपका क्या है? गलत है। अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि में अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप होता। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां पर दोनों क्या है? गैस है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों यहां पर क्या है? गैस है। और जब अभिकारक की अवस्था एक ही हो तो उसे समांगी अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक की अवस्था अलग अलग हो तब उसे विषमांगी कहते हैं। अभिकारक की अवस्था एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं? समांगी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? एक। रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ होने के बाद समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटते जाता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जाता है, अभिक्रिया का वेग
घटते जाता है। इनमें से सभी होगा इसका उत्तर, इनमें से सभी। दोस्तों कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट जब होता है तो अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। ये धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। और धीरे धीरे उत्पाद की मात्रा क्या होगी? और जो जो उत्पाद बनने लगेगा अभिकारक घटने लगा, अभिक्रिया स्लो होते जाएगा। तो जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारकों की सांद्रता घटता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ता है और अभिक्रिया का वेग घटता है। अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वेग का पता? रिएक्शन का टाइम। तो लैब में जाने के बाद पता लगेगा, टाइम डिनोट करेंगे कब हुआ, वैसे तो नहीं लग सकता है। हाँ तो नहीं लगाया जा सकता है। अगर हम ये अभिक्रिया कितने देर में संपन्न हुई है, अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग का मतलब हुआ उत्पाद तेजी तेजी बन रहा है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा है, उत्पाद धीमी गति से बन रहा है तो अभिक्रिया का वेग कम है। अभिक्रिया का वेग है क्या? तो उसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता है, परख नली की आवश्यकता है। वहां पर अभिक्रिया करवाएंगे, टाइम नोट करेंगे, तब पता लगेगा अभिक्रिया का वेग। क्लियर? तो यहां इनमें से सभी क्लियर हो गया। केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट या साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट तब आ पाएगा जब हम प्रयोगशाला का उपयोग करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आप ये मत हड़बड़ाइएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोचिंग नहीं। क्या? हाँ नहीं, कभी कभी होता है कि पढ़ रहे हैं कोचिंग में लेक्चर चाहिए प्रोफेसर साहब बोला, तो वो संभव है नहीं है। 66 नंबर, 66 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करना है तो पहले हल्की सी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा के आधार पर यह तय नहीं होगा कि वो ऊष्मा छिपी या ऊष्मा सोची है। सक्रियण ऊर्जा हर रासायनिक अभिक्रिया में चाहिए। किस लिए? तो परमाणु को उत्तेजित करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जो इतने रिएक्टिव हैं कि उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप शुरू हो जाता हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित, रासायनिक अभिक्रिया का वेग मतलब हम कहते हैं वेग बहुत ज्यादा है, मतलब उत्पाद बहुत तेजी से बन रहा है। अभिक्रिया का वेग कम है, मतलब उत्पाद धीमी गति से बन रहा है। तो कह रहे कि कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता? तो अभिकारकों का सांद्रण, सांद्रण मतलब परमाणुओं की संख्या। अभिकारकों का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि इधर कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया होकर क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन आपका था 10 ग्राम, ऑक्सीजन कितना था? 20 ग्राम, ठीक है। अब क्या किए? कार्बन की मात्रा बढ़ाकर कर दिए 50 ग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर कर दिए 90 ग्राम। पहले क्या कर दिए? ज्यादा। पहले से ज्यादा कर देने से क्या हो गया? अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। अभिकारक की मात्रा जितनी अधिक करते जाएंगे अभिक्रिया का दर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अभिकारकों का सांद्रण का मतलब परमाणुओं की संख्या। पहले कम था तो परमाणु भी कम थे, अब ज्यादा है तो अब परमाणु भी ज्यादा है, सांद्रता भी ज्यादा हो जाएगा। तो सांद्रता अभिकारकों का सांद्रण जितना अधिक होगा या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा।
फिर यहां पर 100 ग्राम कर देंगे, इसको 120 ग्राम कर देंगे, तो अभी जितना स्पीड से हो रहा उससे थोड़ा और स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभिकारकों का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। किस प्रकार? सांद्रण जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा, सांद्रण जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना कम होगा। ताप उष्मा अभिक्रिया को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो वो कौन होता है? उष्मा। जितनी अधिक उष्मा दीजिएगा उतना तेजी से रिएक्शन होगा। अभिकारकों की भौतिक अवस्था एवं प्रकृति, बिल्कुल ये भी अभिक्रिया को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि दो ठोस पदार्थ है, दो ठोस पदार्थ रख दीजिएगा, अभिक्रिया कर लेगा? नहीं करेगा, करेगा भी एकदम धीमी गति से। अभिक्रिया सबसे बेहतर तरीके से होता है किस माध्यम में? या जलीय माध्यम में। अभिक्रिया सबसे बेहतर होता है जलीय या, क्योंकि दो ठोस को सटा दीजिएगा अभिक्रिया होने लगेगा? नहीं। अभिक्रिया होने के लिए एक को जल में घुला दीजिए और जिससे रिएक्शन करवाना उसको जल में डाल दीजिए। या दो गैस है तो गैस को जो है एक सिलेंडर में लेकर के उसको दबाइए, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अवस्था भी मायने रखता है। जितनी तेजी से गैस अभिक्रिया करेगा उतनी तेजी से द्रव नहीं करेगा, जितनी तेजी से द्रव अभिक्रिया करेगा उतनी तेजी से ठोस नहीं करेगा। तो भौतिक अवस्था भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। लेकिन पात्र यानी बर्तन जिसमें अभिक्रिया, बर्तन भी प्रभावित करेगा नहीं, बर्तन से कोई मेला देना नहीं। तो अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करता? अभिकारकों का सांद्रण, उसके बाद उष्मा, अभिकारकों की भौतिक अवस्था एवं प्रकृति। प्रकृति का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, प्रकृति का मतलब यहां रिएक्टिविटी सीरीज से है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना रिएक्टिव है वो उतना तेजी से रिएक्शन करेगा। अभिकारकों के सांद्रण का मतलब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या है। अभिकारकों का सांद्रण जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग उतनी अधिक होगी। उष्मा की मात्रा जितनी अधिक करेंगे अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। अवस्था भी प्रभावित करते हैं, प्रकृति भी प्रभावित करते हैं, लेकिन वो बर्तन प्रभावित नहीं करते हैं जिसमें अभिक्रिया संपन्न हो रही है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। पदार्थ के अणुओं पर निर्भर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके अणुओं पर निर्भर करता है। नहीं, सक्रिय द्रव्यमान की नहीं, अणुओं पर नहीं, क्योंकि अणु तो परमाणुओं पर निर्भर करता है। इसका सबसे बेटर आंसर है सी। इसके सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। जितना अधिक रहेगा सक्रिय द्रव्यमान यानी रिएक्शन में भाग लेने वाला द्रव्यमान उतना ही तेजी से रिएक्शन होगा। रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्यावस्था का संबंध उत्क्रमणीय अभिक्रिया से, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्स, जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। और यह रिएक्शन आप जानते हैं रिवर्सिबल है, जान चुके हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जब दोनों तरफ की अभिक्रिया का वेग समान हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया करने की दर और अमोनिया की टूटने की दर दोनों बराबर हो जाए, दोनों तरफ के अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, तो उसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। रासायनिक साम्यावस्था वह स्थिति है जब रिवर्सिबल रिएक्शन में अग्रिम अभिक्रिया और पिछली अभिक्रिया दोनों एक दूसरे का क्या होता है? बराबर हो जाते हैं, या दोनों का वेग क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अग्रिम अभिक्रिया और उल्टी अभिक्रिया के वेग क्या हो जाता है? अग्रिम अभिक्रिया ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, और इस तरफ से होने वाले क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन। तो जब इन दोनों रिएक्शन के वेग बराबर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था का संबंध किस रिएक्शन से है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया से है। और समझे कि न रासायनिक साम्यावस्था किस स्थिति को कहते हैं?
ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा अभिक्रिया का क्षेत्र जितना बड़ा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो जब अभिकारक को ठोस अभिकारक को टुकड़े टुकड़े कर दिए तो अभिक्रिया का सरफेस यानी कि पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। पृष्ठ सतह का अभिकारक के पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया का दर अभिकारकों के पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से अभिकारकों के पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐ हल्ला मत करिए। 71 बहुत सी आपको बताना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हम सोच के आते कब छोड़ना है। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाता है। ये बाहरी पदार्थ क्या है? उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट। क्लियर हो गया? रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न समाप्त हो गया। अब किसका प्रश्न चालू हुआ है? उत्प्रेरक का। इसमें 3 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन, कैटेलिस्ट, केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन से प्रश्न जितना था वो समाप्त हो गया। अब आगे पढ़िए, देखिए खाली कैटेलिस्ट का प्रश्न होगा, है ना? एक टॉपिक समाप्त हो गया है, उसके बाद कैटेलिस्ट का प्रश्न है और उसके बाद है केमिकल बॉन्ड का प्रश्न। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगले क्लास में, कल के क्लास में कैटेलिस्ट और फिर अगले क्लास में केमिकल बॉन्ड को क्लियर कर लेंगे। और रोशन सर का क्लास होगा, बैठे रहिए। है हल्ला करे। अरे कल परसों के बारे में रोशन सर बताएंगे, हल्ला मत करिए दोस्तों। हाँ